प्रिंसिपल सर को कुछ कागज देकर लौट ही रही थी कि उन्होंने एक फाइल थमाते हुए कहा, कनिका, ये जरा प्रोफेसर मधुकर को दे देना, अर्जेंट है। चपरासी को दूंगा तो वह उन्हें ढूंढने में ही वक्त लगा देगा। मधुकर, इस नाम का भी कोई प्रोफेसर है क्या कॉलेज में? कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट होने की वजह से मैं अमूमन हर प्रोफेसर को पहचानती थी। मेरी नज़रों में तेरते सवाल को पढ़ते हुए प्रिंसिपल साहब तुरंत बोले, नए आए हैं, साइंस के प्रोफेसर है। तुम ठहरी मनोविज्ञान की छात्रा, कैसे जानोगी? अभी साइंस लैब में होंगे, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मैं सीधे साइंस लैब की ओर बढ़ गई। सोचा था कि कोई अधेड़ बहुत ही गंभीर किस्म का प्रोफेसर चीरफाड़ या किसी नए प्रयोग में लगा होगा। साइंस लैब में जाकर खड़ी हो गई थी मैं। सन्नाटा था हर तरफ। दोपहर के बाद वैसे भी उपस्थिति थोड़ी कम हो जाती है। आखिरी पीरियड के लिए स्टूडेंट कम ही रुकते थे। कॉलेज से बंक मारने का अपना एक अलग ही लुत्फ होता है। मस्ती और शरारत यश। एक स्वर गूंजा। मुझे लगा जैसे एक साथ कई घंटियां बज गई हो, जैसे झरना कलकल करता बहने लगा हो, जैसे किसी ने बांसुरी पर मीठी तान छेड़ दी हो। मैं हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में जब मैंने उन्हें फाइल पकड़ाई तो हाथ छू भर गया उनसे। उस छुअन से मेरे जिस्म में एक मादक सी लहर दौड़ गई। भरपूर नजरों से देखा उन्हें। जाने क्या हो गया था मुझे उस पल। ना कोई संकोच, ना डर, ना किसी किस्म की झिझक। कुछ भी तो मुझे रोक नहीं रहा था। आवाज और छुअन की तरह उनके चेहरे में भी एक कशिश थी, काम देवता हो जैसे। हाँ, यही ख्याल आया था मेरे मन में। फाइल दे दी, काम खत्म। पर मन था कि वहीं ठहरे रहने के लिए मजबूर कर रहा था। बात करने के लिए भी तो कोई विषय या बहाना होना चाहिए। कोई स्टूडेंट हो तो 10 निरर्थक बातें भी की जा सकती हैं या फिर बेवजह हंसी ठहाके ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन वो तो प्रोफेसर थे। उस पर पहली मुलाकात, वह भी बिना परिचय के। फिर भी ढीठ बनी खड़ी रही वहीं। कोई 28-29 साल का एक स्मार्ट प्रोफेसर ठीक मेरे सामने खड़ा था। कपड़ों से उसकी परिष्कृत रुचि की झलक मिल रही थी। हर चीज़ में एक परफेक्शन था। शर्ट पर एक क्रीज तक नहीं थी। और कुछ काम है? मैं मधुकर हूँ, साइंस का प्रोफेसर। 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। क्या अंदाज था, मानो हर शब्द एक कदम ताल करता चल रहा हो, जैसे फिसलने की जल्दी ना हो शब्दों को भी। नहीं, मैं बुरी तरह से झेप गई थी। क्या सोच रहे होंगे प्रोफेसर भी, कैसी लड़की है। मैं कनिका, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी ऑनर्स। मैंने अटक अटक कर जवाब दिया था। चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी उनके। ओह, दिल किया कि किसी तरह से उस मुस्कान को अपनी हथेलियों में कैद कर सदा के लिए अपने पास संजो कर रख लूं। मन की बातें तो पढ़ती हो भाई, हम तो शरीर विज्ञानी हैं। शरीर का चीर फाड़ कर उसका अध्ययन करते हैं। मन के भावुक और कोमल तंतुओं को पहचानने की, पकड़ने की समझ नहीं है हमें। सोच रही होगी कि कितना बोरिंग प्रोफेसर है, एकदम क्रूर। फिर वही मादक हंसी उनके होठों के सौंदर्य को झलकाते हुए फैल गई। कामदेव का रूप है और मन के भावों को ना समझने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे दिमाग के संवादों के बीच भी उठापटक चल रही थी। यह व्यक्ति कहीं से भी बोरिंग नहीं हो सकता। भावनाओं का अथाह समुद्र इसके अंदर तेज गति से हिलोरे लेता होगा। यह मान नहीं रहे सो बात अलग है। मन ने फिर झुठलाया मुझे। क्या सोचने लगी? प्रोफेसर ने टोका। वो कुछ हैरान से दिखे थे, शायद मेरा व्यवहार व चेहरे की प्रतिक्रिया देखकर। कुछ नहीं सर, चलती हूँ। तेज कदमों से चलते हुए और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए मैं जब साइंस लैब से बाहर निकली तो महसूस हुआ कि मेरे अंतर्मन का एक हिस्सा कहीं पीछे छूट गया है। कहाँ चली गई थी? कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुझे। सामने आती माही ने दनादन प्रश्न दाग दिए। कहीं नहीं, चाहती थी मुझे उस क्षण बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए। क्या बात है, कुछ बदली बदली सी लग रही है। क्या खो गया है तेरा? माही ने चुटकी ली। कहा ना कुछ नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, बाय। जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर लगभग भागती हुई मैं लाइब्रेरी में घुस गई। एक खाली कोने में बैठी काफी देर तक खुद को संयत करने की कोशिश कर रही। यह क्या हो रहा था मेरे साथ? पहली बार तो किसी पुरुष को नहीं देखा था मैंने। कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट थी, इसलिए एक बिंदासपन भी आ गया था मुझ में। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को हमेशा तैयार रहती थी। हर समय कुछ ना कुछ कहने की धुन सवार रहती थी मुझ पर। कभी कैंटीन में बेहतर स्नैक्स की व्यवस्था को लेकर, कभी लेडीज स्पेशल, तो कभी लाइब्रेरी में किताबों को लेकर। मेरे एजेंडे की लिस्ट लंबी चौड़ी थी।
ऐसे में किसी पुरुष को लेकर भावनाओं का ज्वार भाटा उठा भी नहीं था मेरे मन में। बहुत कोशिश की पढ़ने में दिल लगाने की, पर लग रहा था जैसे उनकी छुअन मेरे शरीर में बस गई है और मुझे सहला रही है। घर पहुंचकर सीधे पलंग पर जाकर लेट गई। अपने हाथों को देख जिसमें प्रोफेसर मधुकर का स्पर्श था। सब कुछ बहुत संगीतमय लग रहा था। पायल की रुंझुन मेरे हृदय के तारों के साथ लय मिला रही थी। शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को निहारा। गालों पर एक गुलाबी रंगत छा गई थी। आंखों में सपने खुमार बनकर तैर रहे थे। अगले दिन जब कॉलेज पहुंची तो महसूस हुआ कि रात भर में मैं बदल सी गई हूँ। हाय कनिका, क्या हुआ? रात भर सोई नहीं क्या? माही ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। मेरी अल्लड़ता और बिंदासपन को जैसे विराम लग गया था। आंखों में शरारत के बजाय सिर्फ तलाश समा गई थी। आज सब पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो चलेगी ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी माही। मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे थे। पढ़ाई में तो क्या मन लगता। फ्री पीरियड होते ही कदम साइंस लैब की ओर मुड़ गए। हमेशा मेरे साथ रहने वाली माही को ये बहुत अजीब लगा। प्लीज, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और मुझे यकीन है मेरी दोस्त होने के नाते तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी। माही की आंखों में ढेरों प्रश्न व चेहरे पर परेशानी की सिकन देख मैं उसे समझाने लगी, पर जानती थी कि मैं उसे नहीं खुद को समझा रही थी। किसे ढूंढ रही हो? साइंस लैब में झांकते हुए जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई। पलटी तो देखा, प्रोफेसर मधुकर खड़े थे। नहीं, वो मैं। लगातार 3 पीरियड थे, अभी फ्री हुआ हूँ। लैब में सामान रखना था सो चला आया। आओ तुम्हें अपने हाथ की बनी कॉफी पिलाता हूँ। अभी बहुत लोगों से मेरी दोस्ती नहीं हुई है, तुम ही साथ दे दो। मैंने देखा प्रोफेसर ने लैब में ही कॉफी बनाने का सामान रखा हुआ था। पर्कुलेटर में पानी डालते हुए बोले, दरअसल मैं जिस कॉलेज में रहूं मेरा ज्यादा वक्त लैब में ही बीतता है, इसलिए कॉफी का प्रबंध करके रखता हूँ। यही एक बुरी आदत है मुझ में। वही प्यारी सी हंसी होठों पर तैर गई। मेरा मन बेचैन हो उठा। उनके चेहरे को हाथों में भर चूमने को जी कर उठा। अपने ही ख्यालों से मैं कांप उठी थी। कप पकड़ते हुए भी हाथ कांपे। माना कि मनोविज्ञान की छात्रा हो, पर हमेशा खोए खोए रहना या सोचते रहना भी ठीक नहीं है। हंसो भाई। फिर वही खिलखिलाहट। नहीं बैठ सकती अब। और कप रखते हुए बोली, चलती हूँ, कुछ काम याद आ गया। क्या? हाँ, नोट्स बनाने हैं इसलिए। बात अधूरी छोड़ मैं तेजी से बाहर निकल गई। माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए मैं तेजी से सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। प्यार के रेशे मन से होते हुए शरीर में समा गए थे। प्रोफेसर का चेहरा, उनकी बातें, उनकी हंसी, उफ। पढ़ती तो अक्षर पर वही सब उभर आता। बुलंद आवाज में अपने व दूसरों के हक के लिए लड़ने वाली मैं। अब जब भी यूनियन की किसी मीटिंग में बैठती तो ध्यान लग ही नहीं पाता। माही के आगे सब कुछ उड़ेल गई थी। एक दिन दिल हल्का हो गया था। कह देना उस प्रोफेसर को दिल की बात। इतनी बिंदास हुआ करती थी तू, उनके सामने आते ही क्यों तेरी आंखें झुक जाती है, बर्फ की तरह पिघल जाती है तू। कहे तो मैं बात करूं? ना, कभी नहीं। घबराकर उठ खड़ी हुई थी मैं। अपने और उनके बीच में किसी को भी आने नहीं दे सकती। 4 महीने कश्मकश में ही बीत गए। सर्दियाँ आ गई थी। लगातार 3 छुट्टियाँ थी। हम दोनों के बीच वार्तालाप का सिलसिला बेशक कायम था, पर अधिकतर प्रोफेसर ही वक्ता होते थे। मैं चुप बैठी उनकी बातों को सुनती रहती थी। बहुत हुआ तो हाँ हूँ में जवाब दे देती। उस दिन लास्ट पीरियड अटेंड कर जब मैं निकली तो बस स्टैंड पर कोई नहीं था। माही उस दिन आई ही नहीं थी। मैंने सोचा इस वक्त अगर प्रोफेसर आ जाए तो करवट बदलती रात की बेचैनी कम हो जाए। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कार से झांकते हुए प्रोफेसर मधुकर ने आवाज़ लगाई। लगा कि मैं फूलों के बिस्तर पर लेटी हूँ और खुशबू मेरी सांसों में बस गई है। मुराद पूरी हो गई थी मेरी। काश उस वक्त कुछ और भी मांगा होता तो शायद वह भी मिल जाता। मैं इन 3 दिनों की छुट्टियों में घर जा रहा हूँ। कहाँ? मुझे तो यह तक नहीं पता था कि वह कहाँ रहते हैं। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं भी। सच तो यह था कि मैं उनके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। देहरादून में है मेरा घर, वहीं जा रहा हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? डरते हुए मैंने पूछा। मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन। छनाक कुछ टूटा था मेरे भीतर। सब कुछ धंसने लगा था मेरे भीतर। आंसू पलकों पर तैर गए। मैंने सपने देखे थे, बिना यह जाने कि मधुकर की ज़िंदगी में और कौन है। गलती मेरी थी। प्रोफेसर ने तो कभी किसी तरह का वादा नहीं किया था, ना ही उनकी बातों से कभी लगा कि वह भी। एक प्रोफेसर और एक छात्रा का रिश्ता ही तो वह अभी तक निभाते आ रहे थे। जानती हो, किसी से दोस्ती होने के बीच एक केमिस्ट्री काम करती है कनिका।
वरना हमें जीवन की कारवां में अनगिनत लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के। हम अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें फिल्टर कर लेते हैं। बस कुछ लोग खास बन जाते हैं, जैसे तुम। एक दिन बातों बातों में इतना ज़रूर कहा था उन्होंने। तब खास होने का गर्व चेहरे को गुलाबी कर गया था, लेकिन खास होने का अर्थ मैंने अपने मन से, अपनी इच्छा व अपनी चाहत के अनुसार प्यार से लगाया। तो उनका क्या दोष है इसमें? यहीं उतार दीजिए। रूंधे गले से किसी तरह खुद को संयत कर मैंने कहा। मधुकर ने बिना कोई सवाल पूछे गाड़ी रोक दी। कल दोपहर 2 बजे की मेरी ट्रेन है, छोड़ने आओगी? उनकी आवाज़ में अनुरोध था या फिर दर्द, ये समझने की शक्ति मेरे भीतर से जा चुकी थी। वह काली रात मेरे सर्वांग को झिंझोड़ गई थी। प्यार का स्पंद महसूस तो किया था मैंने, पर मेरी चाह अधूरी ही रह गई थी। उनके चेहरे को हाथों में भरकर चूमने की चाह, उनकी बाहों के घेरों में लिपटकर किसी घने पेड़ की छाया के बिना कुछ कहे सुने मौन से ही तृप्त होने की चाह। स्टेशन पर वह एक जगह यूं खड़े थे मानो मेरा ही इंतजार कर रहे हों। तेजी से बढ़ी थी मैं उनकी ओर। यकीन था तुम आओगी। मेरे बस में नहीं रह गया था इस वक्त खुद को संभाल पाना। बह ही निकले आंसू। मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था, पर तुम्हारी आंखों में जो प्यार का समंदर हिलोरे मारता है ना, वह मुझे हर बार डगमगाता रहा। हर बार चाह नहीं मिलता। जरूरी भी नहीं कि मिलकर ही पूर्णता प्राप्त हो। हमारा जो मन है ना, उसमें बहुत सारे कोने होते हैं। हर कोने की एक अलग अहमियत होती है। कोई जगह प्यार की होती है, तो कोई कोना दोस्ती का, तो कोई कोना स्नेह का या लगाव का, तो कोई कोना नफरत का भी होता है। तुम्हारा निश्चल प्यार मेरे मन के एक कोने में सदा बसा रहेगा। किस रूप में कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्यार पर पहला अधिकार मेरी पत्नी का है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नीति तो देखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। विश्वास का कोना सुरक्षित रहेगा कनिका। मेरे भीतर विश्वास हो तुम मेरा। मुझसे वादा करो, अपने को बिखरने नहीं दोगी। मैंने कल सच नहीं कहा था। मैं छुट्टियों पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने ट्रांसफ़र करा लिया है। इसे मेरी कमजोरी या पलायन मत समझना। नज़दीक रहता तो तुम्हारा मन रोज़ नए सपने बुनता रहता, जिन्हें मैं चाहकर भी कभी पूरा ना कर पाता। मैं सिर्फ सुन रही थी, शब्द शब्द अपने आंसुओं के साथ पी रही थी। मनोस्थिति समझने की विद्वता है तुम में, जानता हूँ मैं। संभाल लोगी अपने आप को। एक योग्य मनोचिकित्सक के रूप में देखना चाहता हूँ तुम्हें। मेरा विश्वास छुटलाओगी तो नहीं ना? झील सी गहरी आंखों में पनीलापन और चेहरे पर उदासी फैल गई। स्टेशन की गहमा गहमी, आती जाती ट्रेनों का शोर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अगल बगल से तेजी से निकलते लोगों के बीच भी लगा कि हम दोनों एक किनारे पर खड़े हैं। आसपास फूलों की लंबी कतारें और संगीत की मधुर लहरियां हमारे बीच हिलोरे ले रही है। मैंने उनके चेहरे को हाथों से चूमा और हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।